आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिनलिका की डेफिनेशन तक अध्ययन कर लिया था और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अनंत लंबाई की परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। मतलब परिनलिका के बारे में जो हमने पढ़ा था, उस परिनलिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में 4-5 बार पूछा हुआ है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 100% इसके आने की संभावना है। देखो, माना एक परिनलिका है। परिनलिका हमने ऐसी मानी थी, हालांकि ये डायग्राम इसमें नहीं बनेगा, आगे पन्ने वाला बनेगा। माना एक परिनलिका है जिसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। क्लियर। माना इस परिनलिका की लंबाई कैपिटल L है। यहाँ तक वो जनरल बात है कि माना एक परिनलिका है, इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है और इस परिनलिका में की लंबाई जो है वो कैपिटल L है। हमें इस परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पियर के नियम से ज्ञात करना है। मतलब कि इस परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू हमें किसकी सहायता से ज्ञात करनी है? एम्पियर के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। इसके लिए एक बंद लूप PQRS की कल्पना करते हैं। अब ये बंद लूप PQRS क्या है वो हम इस डायग्राम में देखेंगे जो आने वाला है। और इस बंद लूप पर एम्पियर का नियम लगाने से, देखिएगा डायग्राम को, एम्पियर का नियम लगाने से और ये हो जाएगा। ये तो देखो, परिनलिका में हम यहाँ फेरे वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, केवल ये लाइन खींची है और एक ये लाइन खींची है। ये एक बेलनाकार परिनलिका है, इसमें फेरे हमने नहीं बनाए हैं। इसके अंदर जो डॉट 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 आपको दिख रहा है, इसका मतलब है इस परिनलिका के अंदर ये कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। परिनलिका के अंदर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। क्लियर। और इस परिनलिका में जिसकी लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कैपिटल N फेरे हैं। कितने फेरे हैं? कैपिटल N फेरे हैं। यहाँ से यहाँ तक इसमें कैपिटल N फेरे हैं और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कैपिटल L है। अब इसके अंदर हम एक बंद लूप PQRS की कल्पना करते हैं। ठीक है। P से हमने Q पर गए, देखो तीर का निशान है। Q से हम R पर गए, R से हम S पे गए और S से हम वापस P पर आ गए हैं। RS जो भुजा है वो परिनलिका के जस्ट बाहर उपस्थित है। RS जो भुजा है वो परिनलिका के जस्ट बाहर उपस्थित है, इसलिए RS भुजा पर B का मान रहेगा 0। क्यों? क्योंकि परिनलिका के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब किसी परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिनलिका के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनलिका के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, इसलिए इसकी RS जो भुजा है वो परिनलिका के बाहर है, इसलिए इस भुजा पर B की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। अब साथ में मैंने माना कि PQ भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल l है। एम्पियर के नियम से ये आपको याद करना ही था कि B.dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेसन I। अब यहाँ ये जो बंद लूप जो है वो PQRS है। PQRS क्या रहेगा? इसका बंद लूप रहेगा। अब इस बंद लूप को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। PQ, QR, RS, SP और B.dl बराबर म्यू 0 समेसन I। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब आपको एक दो बात और देखनी है। देखो, P से Q में ये ही तो dl की दिशा है। dl का मतलब अल्पांश की लंबाई, तो यही तो इसकी लंबाई की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है।
मतलब ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है इसके अंदर। तो बी और डी एल के बीच कितना कोण है यहाँ पर? 0 डिग्री। बोलो कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यही तो दिशा है किसकी? बी वेक्टर की, ठीक है। और यही दिशा है इसकी लंबाई की अर्थात डी एल की। तो इस बी डॉट डी एल जो पी क्यू है, इसके अंदर बी और डी एल के बीच यहाँ कोण कितना रहेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। अब इसमें देखो क्यू आर में, देखो क्यू से आर में तो बी तो यही रहेगा, पर यह इसकी जो लंबाई की जो दिशा है वो ऊपर की ओर ऐसे रहेगी, अर्थात डी एल की दिशा रहेगी ये और बी की दिशा है ये। तो बी और डी एल के बीच यहाँ कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बी का मान 0 है और यहाँ पर भी फिर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किसके बीच में? बी और डी एल के बीच में। ये वैल्यू यहाँ रखी, देखो P से Q के लिए थीटा का मान 0 था, तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा? बोलो 1। Q से R के लिए थीटा का मान 0, तो इसका मान हो गया कोस थीटा का मान 90, तो कोस 90 का मान हो गया 0। R से S के लिए B का मान क्या होता है? 0, और S से P के लिए थीटा बराबर वही 90 और कोस 90 बराबर 0। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ जो 4 स्टेप हमने बनाई थी ना, ये वाली 4 स्टेप 1 2 3 4, इसमें जो पहली स्टेप है ना वो तो बचेगी, बाकी तीनों स्टेपें 0 हो जाएंगी। इसके 0 होने का कारण ये 90 डिग्री का कोण है, इसके 0 होने का कारण b बराबर 0 है, इसके 0 होने के कारण फिर ये 90 डिग्री का कोण है और कोस 90 का मान 0 होता ही है। इस वजह से ये चारों वैल्यू जब इसमें हमने रख दी तो ये पी क्यू वाली वैल्यू बच गई, पी क्यू बी डी एल बराबर μ0 समेसन आई। बी को बाहर निकाल लिया और पी क्यू डी एल बराबर μ0 समेसन, बी को बाहर निकाल लिया, पी क्यू डी एल बराबर μ0 समेसन आई। और समाकलन डी एल का मतलब होता है एल, जो आप जानते होंगे। समाकलन डी एल का मतलब क्या होता है? एल। तो बी एल बराबर हो गया μ0 समेसन आई। अब इस समेसन आई की वैल्यू क्या है, इसको समझो आप। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान हो तो कि एन तो कुल फेरे थे, एन तो परिनलिका में कुल फेरे थे, एल परिनलिका में कुल लंबाई थी। बोलो एल परिनलिका में कुल लंबाई थी। तो ये एन बटा एल क्या बन गया? एन बटा एल हो गया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्या बन गया? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन बटा एल हो गया। इसको जब उस लूप एल से मल्टीप्लाई कर दिया, उस लूप की लंबाई थी ना एल, पी से क्यू तक की, उसको इस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को जब मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ एल है उस पी क्यू की लंबाई, तो मुझे उस पी क्यू लंबाई में उपस्थित, उस पी क्यू लंबाई में जो उपस्थित हैं फेरों की फेरे, उसकी संख्या प्राप्त हो गई। देखो, या यूं कहूँ लंबाई से लंबाई कट गया तो क्या बच गया? केवल फेरे बच गया। तो एन बटा एल तो है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, और जब इसको हम एल से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पी क्यू लंबाई, उस पी क्यू जो लूप था उस लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या होगी। वापस मैं आपको चित्र में दिखाऊँ ये चीज़, मतलब कि ये एन बटा एल, देखो एन बटा एल इंटू स्मॉल एल, ये फेरों की संख्या होगी किसकी? यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ ऐसे ऐसे फेरे लिपटे हुए हैं पूरी परिनलिका पर। तो अब यहाँ से यहाँ तक तो कैपिटल एन लिपटे हैं, हमें तो लूप हमने ये लेके चले थे, तो इस दूरी में कितने फेरे हैं हम उसकी बात यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इस दूरी में कितने फेरे हैं उसके लिए हमने क्या किया कि इसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो लंबाई से लंबाई काटें अगर विमा के रूप में देखो तो क्या बचते हैं? फेरों की संख्या बचती है। इस प्रकार से हम इसके द्वारा हमें इस इतनी दूरी में कितने फेरे हैं उसकी संख्या प्राप्त हो सकती है। क्लियर? अब मान लो एक फेरा है तो उसमें आई धारा बह रही है, 2 फेरे हैं तो 2 आई, 3 फेरे हैं तो 3 आई, और अगर इतने फेरे हैं तो इतने आई इसमें बहने वाली धारा है। तो समेसन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन बटा एल गुणा आई आ जाएगी। ये इसमें थोड़ी
टेक्निकल बात है और इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि समेशन आई जो है वो वास्तव में n/L गुणा Li के बराबर होगा। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो BL इज इक्वल टू μ0 n/L गुणा Li, छोटे l से छोटा l कट गया तो B बराबर हो गया μ0 n/L गुणा में I, या n/L बराबर स्मॉल n अगर हम लिख दें, या स्मॉल n क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, तो ये बन जाएगा μ0 Ni। और अगर कोई माध्यम उपस्थित हो परिनलिका के अंदर, मान लो कोई माध्यम उपस्थित हो जैसे अब्रक हो, मोम हो, ये परिनलिका के अंदर भरी हुई हो, तो किसी माध्यम के लिए B का मान हो गया μNi। यहाँ तो μ0 क्या था, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता थी, तो ये तो इस समय तो परिनलिका के अंदर वायु या निर्वात उपस्थित था, या अगर उसके अंदर कोई माध्यम उपस्थित हो जाए तो ये μ0 की जगह क्या आ जाएगा μ, और μ क्या है यहाँ पर, यहाँ μ बराबर माध्यम की पारगम्यता कह दो या चुंबकशीलता कह दो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कौन सा, परिनलिका वाला। और इस टॉपिक में जो थोड़ा समझने की चीज़ है वो ये ही है, ये वाला, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि समेशन आई की वैल्यू क्या होगी, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगला टॉपिक देखो, दंड चुंबक तथा धारावाही परिनलिका के व्यवहार की तुलना। इसका मतलब दंड चुंबक क्या है, पहले तो ये देखें हम। अगर मान लीजिए कोई चुंबक है और उसका आकार किसी छड़ के जैसा है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दंड चुंबक। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दंड चुंबक। इस दंड चुंबक के बारे में हम आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो 8वां चैप्टर है वो दंड चुंबक का ही चैप्टर है। उसकी विशेषता क्या क्या है, हालांकि आप समझते होंगे, जानते भी होंगे। दंड चुंबक होता है ऐसा, N और S, खूब आपने छोटी क्लासों में इसका डायग्राम देखा होगा। साथ में इसकी विशेषता होती है कि N सिरे से बल रेखा बाहर निकलती हैं और S सिरे में प्रवेश करती हैं। ऐसा होता है दंड चुंबक में। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा का ऐसा व्यवहार जो है वो परिनलिका का भी होता है। देखो कैसे होता है कि परिनलिका के अंदर जैसे ऐसे सिस्टम होता है, जैसे मान लो ये कोई परिनलिका है, क्लियर। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र वहाँ हमने डॉट डॉट से दिखाए थे। मान लो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है, क्लियर। अर्थात ये जो सिरा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, बोलो, प्रवेश कर रहा है, और इस सिरे से बाहर निकल रहा है। तो जिस सिरे से चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है या चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती हैं, वो देखो S ध्रुव के समान व्यवहार करेगा, और जिससे बाहर निकलता है वो N ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। बस यही बात यहाँ पर समझानी है कि परिनलिका और दंड चुंबक दोनों का व्यवहार एक जैसा है। धारावाही परिनलिका का वह सिरा जिससे होकर चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलती हैं वह दंड चुंबक के N ध्रुव के समान व्यवहार करता है, जबकि धारावाही परिनलिका का वह सिरा जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं वह दंड चुंबक के S ध्रुव के समान व्यवहार करता है, क्लियर। इसका मतलब जो दंड चुंबक है वो धारावाही परिनलिका के समान बिहेव करता है। अगला टॉपिक, टोराइड। ये सवाल भी बिल्कुल परिनलिका जैसा ही है और ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टोराइड क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर फोकस करें। जो परिनलिका अपन ने देखी थी पिछले चैप्टर में, जैसे मान लो ऐसी हमने क्या बनाई थी, परिनलिका बनाई थी, और मैंने ये कहा था कि कई पेन में जो स्प्रिंग पाई जाती है वो परिनलिका जैसी ही होती है। तो स्प्रिंग आपने देखी होगी। अगर इसको मैं इस सिरे को पकड़ूं, इधर से इस सिरे को पकड़ूं और दोनों को यूँ पकड़कर यूँ गोल गोल मोड़ दूं,
यूँ गोलाकार आकार में, वर्ताकार आकार में इसको यूँ मोड़ दूँ इसकी तरह, तो ये क्या व्यवस्था कहलाएगी? ये कहलाएगी परिनलिका। क्या कहलाएगी? ये परिनलिका कहलाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें आई धारा एंटर हो रही है, इस सभी फेरों में आई धारा बहते हुए आई धारा इससे बाहर निकल रही है। मैंने माना ये इसका सेंटर O है और इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। क्लियर? देखो यदि परिनलिका को वर्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए इसकी तरह, तो इस व्यवस्था को टोराइड कहते हैं। वो परिनलिका है, लेकिन उसको वर्ताकार रूप में अगर हम मोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? टोराइड कहलाएगा। माना एक टोराइड है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, आपको दिख रहा है त्रिज्या इसकी क्या है? कैपिटल R है। इस टोराइड में कैपिटल N फेरे हैं। कितने फेरे हैं इसमें? कैपिटल N फेरे हैं। ये कैपिटल N फेरे हैं। हमें इस टोराइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किस टोराइड के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसके लिए इस टोराइड पर एम्पियर का नियम लगाने से, मतलब कि ये जो हमने परिनलिका का ज्ञात किया था उसके बाद अब हम टोराइड का ज्ञात कर रहे हैं, दोनों पर हमें एम्पियर का नियम लगाएंगे। और एम्पियर का नियम लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा? एम्पियर के नियम से B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 समेशन I। ये तो आपको याद रखना ही था। ठीक है, कुछ जो चीज़ें याद करने की होती हैं उनको तो आप याद कर ही लीजिए, उनमें लापरवाही न करें। डॉट को हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन B dl कोस थीटा इज इक्वल टू μ0 समेशन I। चूँकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। क्लियर? कैसे ये भी समझाऊँ? देखो इधर, ये जो है ना DL, यहाँ जो DL आएगा वो मान लीजिए कि ये कोई अल्पांश का टुकड़ा है इसका। ठीक, ये तो हो गया DL, ऐसे मान लो इधर से ऐसे जाता हुआ क्या है? DL है। क्लियर? अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होगा? आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के अंदर अंदर चलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके तो अंदर अंदर चलेगा ना, ऐसे चल के और ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ही रहेगी और DL की दिशा भी ऐसे ही रहेगी। इसका मतलब दोनों के बीच में कोण क्या है? 0 है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और आपके चक्कर पड़ भी जाए तो इतना दिमाग रख लो कि अगर इसको 90 डिग्री कर देंगे तो टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे क्या करेंगे? तो फिर कोस है तो थीटा का मान 0 लेंगे, और किसी और टॉपिक में अगर साइन आ जाता है तो थीटा का मान क्या जाता है? 90 डिग्री। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर? तो थीटा 0 कोस 0 1 हो गया, तो B dl इज इक्वल टू μ0 समेशन I। B को बाहर निकाल लिया, DL इंटीग्रेशन बराबर μ0 समेशन I। और DL का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है? L के। और L किसके बराबर है? L है बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्लियर? और ये वास्तव में इस की परिधि के बराबर होगा, अर्थात 2 पाई R के बराबर होगा, इसलिए इसको लिख दिया हमने 2 पाई R। आगे देखिए, B गुणा 2 पाई R इज इक्वल टू μ0 समेशन I। क्लियर? समेशन I बराबर NI। यहाँ बहुत सिंपल सी बात थी कि पूरा टोराइड इसमें शामिल हो रहा था, कंप्लीट टोराइड, और कंप्लीट टोराइड में N फेरे थे और एक फेरे में I धारा बह रही थी, तो समेशन I बराबर क्या हो गया? NI। ये बहुत आसान है बजाय परिनलिका की। परिनलिका में थोड़ा अलग चक्कर है, उसको वहाँ ध्यान रखना। इसमें सीधा का सीधा NI ही लिखा जाएगा। तो B गुणा 2 पाई R इज इक्वल टू μ0 NI, या B बराबर होगा μ0 N अपॉन 2 पाई R गुणा में I। ये हो गया टोराइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ तो ये N अपॉन L आया था, मतलब 2 पाई R की जगह कैपिटल L आया था, किसमें? परिनलिका के अंदर। यहाँ ये 2 पाई R आ रहा है, बस इतना ही फ़र्क है, क्योंकि वहाँ लंबाई की जगह यहाँ 2 पाई R है। तो N बराबर N अपॉन 2 पाई R, वहाँ तो N बराबर N अपॉन L लिखा था, पर चूंकि यहाँ L जो है वो 2 पाई R के बराबर है। देखो पिछले यहाँ देखा था अपने, L जो है वो किसके बराबर है? 2 पाई R के बराबर है। इस वजह से हमने इस L की जगह क्या रख रखा है? 2 पाई R। तो B बराबर हो गया μ0 NI। सेम वही फॉर्मूला हो गया, बस इसके N का मतलब ये है, उसके N का मतलब, परिनलिका वाले N का मतलब N अपॉन L था, और माध्यम के लिए μNI। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1
ए के अनुसार टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसकी त्रिज्या पे निर्भर करता है। देखो इसमें आर का जिक्र आ रहा है, इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो त्रिज्या पे डिपेंड करती है। दूसरा, टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अंदर ही होता है और टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ऐसा परिनलिका में भी होता है। परिनलिका के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है केवल अंदर अंदर होता है, बाहर क्या था, बिल्कुल जीरो था। ऐसा ही इसमें भी होता है। तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला है ये टोरॉइड के अंदर ही होता है, बाहर नहीं। तो बाहर कितना है इसका, शून्य होता है। क्लियर। और इसके साथ ही ये चैप्टर हो गया है फिनिश। 7वां चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर था जो आज फिनिश हो गया है। और अब अगले आने वाली वीडियो में हम इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन वगैरह जो भी हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद पिछले 10 साल के पेपर हैं, वो हम पढ़ना चाहेंगे इसके बाद। क्लियर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं यूज़फुल वीडियो रोज़ाना लाता रहता हूँ। धन्यवाद।